हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी और इसकी अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि अलग अलग ज्योग्राफर्स ने दे रखी है। आप सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी की मेनली दो ब्रांचें। ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचें? दो ब्रांचें। पहली ज्योग्राफी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी ज्योग्राफी आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 11th में आपने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा और क्लास 12th में आपने पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा होगा। इसलिए 12th की ज्योग्राफी का नाम ही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब 11th में आपने देखा था फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था? आप सबने फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल थिंग्स के बारे में पढ़ा था, पृथ्वी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फेयर, है ना, और इन सब के बाद फिर आपने बायोस्फीयर के बारे में पढ़ा था। इन सब चीजों के बारे में स्टडी की थी आपने क्लास 11th में। क्लास 12th में क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ध्यान रखना, सिर्फ दो चीजें आपके सामने रहती हैं हर चैप्टर में। किसी भी चैप्टर में आप देख लो, दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। एक तरफ रहता है आपका नेचर और दूसरी तरफ रहता है ह्यूमन बीइंग। हर जगह पर नेचर और ह्यूमन बीइंग के बारे में आप स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल एक चैप्टर ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी पॉपुलेशन वाला चैप्टर ले लो। पॉपुलेशन में आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर नेचर के हिसाब से पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर क्लाइमेट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बहुत ज़्यादा हॉट है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम पाई जाती है। क्लाइमेट अगर आपका मॉडरेट है, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। हैं? आप मतलब पानी ले लो, अगर कहीं पे पानी ज़्यादा है, पानी किसका पार्ट है? नेचर का। पानी ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पानी कम है तो पॉपुलेशन कम है। ठीक है? तो मतलब कोई सा भी चैप्टर ले लो ह्यूमन ज्योग्राफी का, वहाँ पे आपको सेंटर में कौन देखने को मिलेगा? ह्यूमन बीइंग देखने को मिलेगा। और फिर उसका रिलेशन किसके साथ देखने को मिलेगा? नेचर के साथ। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसी ब्रांच है ज्योग्राफी की, जहाँ पे ह्यूमन बीइंग और नेचर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी की स्टडी की जाती है। इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की अलग अलग डेफिनेशन दे रखी हैं अलग अलग ज्योग्राफर्स के द्वारा। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो प्रकार के बनेंगे। पहला तो सीधी सीधी डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि फलाने फलाने ज्योग्राफर के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। या फिर ऐसे करके स्टेटमेंट दे दी जाएगा, ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, पूछ लिया जाएगा ये डेफिनेशन किसने दी है, एमसीक्यू में अगर आता है तो। ठीक है, तो कैसे भी आ जाए हमें समझना है। तो पहले हैं रेटजेल, पूरा नाम है फ्रेडरिच रेटजेल। ये जर्मन ज्योग्राफर है। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी को कैसे डिफाइन किया? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस। ह्यूमन ज्योग्राफी एक सिंथेटिक स्टडी है, किसके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करती है? ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ की सरफेस। ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ की सरफेस के बीच में क्या रिलेशन है, उसके बारे में जो स्टडी करती है, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ की सरफेस के बीच में गहरा रिलेशन पाया जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन पाई जाती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप की ट्राइब्स पाई जाती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप का ह्यूमन और नेचर के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। और इसकी जो स्टडी है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे सिंथेटिक स्टडी पे मतलब ज्यादा फोकस किया गया, सिंथेसिस पे ज्यादा फोकस किया गया है। दूसरी डेफिनेशन है एलन सी सैंपल। अब एलन सी सैंपल एक ज्योग्राफर है अमेरिका से। ठीक है, अमेरिकन ज्योग्राफर है, ध्यान रखना, एलन सी सैंपल। और महिलाएं, इन्होंने क्या बताया? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी एक ऐसी स्टडी है किसकी? रिलेशनशिप जो चेंज हो रहे हैं ना, उसकी स्टडी। किसके बीच में रिलेशन चेंज हो रहे हैं? एक तरफ मैन है और दूसरी तरफ हमारी अर्थ है। बताओ दोनों के बीच में रिलेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले की हम अर्थ की बात करें तो पहले अर्थ एक पेंजिया, मतलब अर्थ में जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक जगह पे हुआ करते थे, जिसको हम पेंजिया बोलते थे। फिर वो ब्रेकअप हुआ दो पार्ट में, लोअर एशिया, गोंडवाना लैंड, फिर ब्रेकअप हो गया। आज की डेट में 7 कॉन्टिनेंट है, इसमें डिवाइड हो गया। ह्यूमंस की भी देखो, क्या इंसान शांत है? इंसान ने जब से इस धरती पर कदम रखा है, तब से आप देखो इंसान लगातार लगातार इनोवेशन करता जा रहा है, नई नई चीजें लाता जा रहा है, लगातार इन्वेंशन करता जा रहा है। तो अनरेस्टिंग मैन और अनस्टेबल अर्थ, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना ही क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी। और इनके बीच में जो चेंजिंग रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी करना ह्यूमन ज्योग्राफी। और ऐसा किसने कहा? एलन सी सैंपल। अब है हमारे पॉल भाई साहब, पॉल विडाल डीला ब्लाच। पॉल विडाल डीला ब्लाच, नाम थोड़ा बड़ा सा है और प्यारा सा भी है। पॉल विडाल डीला ब्लाच, ये फ्रेंच ज्योग्राफर है। इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी हट गए। तो देखो क्या है? कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर अर्थ एंड ऑफ रिलेशंस बिटवीन लिविंग बींग्स इन विच इनहेबिट इट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक तो हमारी पृथ्वी है और दूसरे दूसरे पृथ्वी पे रहने वाले पृथ्वीवासी हैं। ठीक है, अब आपको देखा होगा हमारी पृथ्वी पे बहुत सारे लॉज हैं, हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे फिजिकल लॉज हैं, पृथ्वी पे कई सारे नियम काम करते हैं। अब एक तो फिजिकल लॉज जो पृथ्वी पे काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कौन एक्ट करता है? उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स। तो इनके बीच में
इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इनको स्टडी करना, और इनके बीच के रिलेशन से जो कंसेप्ट निकल के आएगा, जो नॉलेज निकल के आएगी, वही चीज क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी। मतलब यहाँ पर भी एक तरह से अर्थ और इस पर रहने वाले, इनहेबिट का मतलब है रहने वाले लोगों के बीच में स्टडी की जा रही है, और अर्थ पे जो बहुत सारे लॉज हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बीइंग पर, इसके बारे में स्टडी की जा रही है। और ये डेफिनेशन किसने दी, पॉल बिडाल डी लबलाश, जो कि कहाँ के ज्योग्राफर हैं, फ्रेंच ज्योग्राफर हैं। तो तीन डेफिनेशन हमने देखी। पहली हमने रेड जेल के हिसाब से सिंथेटिक स्टडी की बात की जा रही है ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में। फिर हमने देखी एलएनसी सैंपल के बारे में, जो चेंजिंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ के बारे में। और तीसरी डेफिनेशन हमारी पॉल भाई साहब की है, जो कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे लॉज काम करते हैं, और इनका रिलेशन किस पे, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, इससे जो नॉलेज निकल के आएगी, इससे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, वही क्या है, हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई, और बस इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन मोस्टली पूछ ली जाती है, हर एग्जाम में पूछ ली जाती है आपकी, है ना। So thank you so much. Keep learning, keep enjoying, and God bless you all. And do not forget to subscribe Lucky Education and be the part of Lucky Education. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का नेचुरलाइजेशन, कैसे ह्यूमंस नेचुरलाइज हुए, कैसे ह्यूमंस नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको एक नाम और दिया गया है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा किसकी, ह्यूमन की कंडीशंस को। ये वाला जो टॉपिक है आपका क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में दिया हुआ है, तो आप इसको लिंक कर सकते हो। और ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, बाकी अदर जगह पर भी बहुत ज़्यादा काम आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब देखो, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हम बात करते हैं बहुत प्राचीन समय की, बहुत पुराने समय की बात करते हैं, एंशियंट टाइम की बात करते हैं। एंशियंट टाइम मतलब आज से लगा लो आप, मतलब 4000, 5000, 6000, 7000, 8-10 हज़ार साल, कितने भी साल लगाओ, उतने साल पहले की बात है। तो पहले के टाइम पे आप देखो, तो पहले हमारे पास लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लो हुआ करता था। आज की डेट में जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, आज की डेट में जो लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ हमारी पहली वाली लाइफ नहीं थी। पहले आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिर्फ नेचर पर डिपेंड हुआ करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। नेचर से ही सारी चीज़ें प्राप्त करते थे, खाने की, पीने की, पहनने की सारी चीज़ें हमें किससे मिलती थी, नेचर से ही मिलती थी। सो पहले के टाइम पे आप देखो, प्रिमिटिव जो सोसाइटी थी, प्राचीन जो मानव हुआ करता था, अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे, पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड हुआ करते थे। और हमारे पास जो आज की डेट में टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। आज की डेट में जो आपको कल्चरल लैंडस्केप मिलेंगे, कल्चरल लैंडस्केप इसका मतलब है कि आपके आसपास टाउन, सिटीज़ और रोड्स, बिल्डिंग्स, है ना, फ्लाईओवर्स, ये ब्रिजेज, ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। पहले एकदम बिल्कुल नेचर था और इंसान था, और नेचर के हिसाब से ही इंसान अपने आप को क्या करता था, ढाल लेता था, और नेचर के हिसाब से इंसान रहता था। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में पहली चीज़, नेचर जो था पहले सुपीरियर। हम मतलब नेचर जो कहता था, नेचर की बात को मानते थे। नेचर जैसे इंसान को डिक्टेट करता था वैसे ही इंसान बिहेव करता था। मतलब इंसान जो है किसकी बात मान रहा है, नेचर की बात मान रहा था। ह्यूमंस जो थे पहले बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थे, ह्यूमन सोसाइटी बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव थी। प्रिमिटिव मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन थी, और बहुत ज़्यादा प्राचीन होने का मतलब है लेवल ऑफ डेवलपमेंट आप कह सकते हो बहुत कम था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कम था। ह्यूमंस जो है पूरी तरह से अपने सर्वाइवल के लिए, पूरी तरह से कंप्लीटली, आई एम सेइंग कंप्लीटली, पहले के टाइम पे इंसान जो है कंप्लीटली नेचर पे डिपेंड हुआ करता था। आपने देखा होगा, कभी भी कोई सी भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, हर सब्जेक्ट में आपको देख रखा है कि इंसान पहले, अगर हम सेटलमेंट की भी बात करें तो पहले हमारा कोई सेटलमेंट भी नहीं था। कि आज की डेट में जैसे हम घरों में रहते हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। पहले लोग जंगलों में रहते थे, पेड़ की छालों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना। तो सेटलमेंट भी कैसा था, नेचर में जो मतलब प्रोवाइडेड है उसी चीज़ को हम क्या मान लेते थे, अपना घर मान लेते थे, सारी चीज़ें। दूसरी बात, खाने की बात करें तो खाने के लिए जैसे आज की डेट में डोमिनोज, पिज्ज़ा, बर्गर, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो मैन मेड चीज़ें आपको मिल रही। पहले हम क्या करते थे, अपने खाने के लिए जैसे हंटिंग करते थे। इंसान क्या करता था, हंटिंग करता था, शिकार करता था। तो हंटिंग किसकी कर रहे हैं, जानवरों की, और वो भी किसने प्रोवाइड की, नेचरों ने। दूसरा क्या है, गैदरिंग करते थे। गैदरिंग में आपने देखा होगा फल फ्रूट इकट्ठा करते थे, है ना। ये सारी चीज़ें भी कहाँ से आती थी, नेचर से आती थी। और इन्हीं को लकड़ी वकड़ी, घास फूस का घर बना के, झोंपड़ी वोंपड़ी बना के हम रहते थे। तो वो भी सामान कहाँ से आ रहा है, नेचर से आ रहा है। तो इंसान हर तरह से अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड था, नेचर पे डिपेंड था। आज की डेट में तो आप कहीं भी घर बना सकते हो, आर्टिफिशियली मतलब घर बना सकते हो। आज की डेट में तो हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखा है, हम स्पेस में भी रह रहे हैं।
मगर वो नेचर ने थोड़ी दिया, वो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो पहले के टाइम पे जो था पूरी तरह से हम किस पे डिपेंडेंट थे, नेचर पे डिपेंडेंट थे, हर चीज़ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए ना। लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत लो था, इंसान पहले इतने ज़्यादा जानता भी नहीं था, इतना ज़्यादा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, और समय के साथ साथ चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। और जब ब्रेन का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो हमें नेचुरल लॉज की बहुत कम नॉलेज हुआ करती थी। आज की डेट में हम बहुत सारे लॉज को जानते हैं, बहुत सारे नेचुरल लॉज को जानते हैं। हमें पता भैया फ्रिक्शन, दो पत्थरों को रगड़ दो, रगड़ने पर क्या क्रिएट हो जाएगी, फायर क्रिएट हो जाएगी। तो पहले हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। तो लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, लेवल ऑफ ह्यूमन नॉलेज अबाउट नेचर इज वेरी लो, ठीक है। अब जब नॉलेज अगर कम है तो सीधी सीधी बात है, टेक्नोलॉजी भी कैसी होगी, कम। टेक्नोलॉजी कब डेवलप होती है, जब हमारी नॉलेज डेवलप होती है। तो ह्यूमन जो है प्राचीन काल में कैसे टूल्स का इस्तेमाल करता था शिकार विकार करने के लिए, प्रिमिटिव टूल्स, ठीक है, छोटे मोटे हथियारों का इस्तेमाल करता था। पत्थर के हथियार होते थे इनिशियली, आप देखो जो टूल्स हुआ करते थे, स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करता था। हिस्ट्री में आपने देखा होगा, हिस्ट्री में डिवाइड ही किया गया एक टाइम को, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, म्यूजिथिक है, मतलब एक टाइम पीरियड है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ऐसे करके पाषाण युग बोल दिया है, पत्थर का युग, हिस्ट्री के युग को ही क्या बोल दिया, पत्थर का युग। जब इंसान पत्थर के टूलों का इस्तेमाल करता था, स्टोन के टूल्स का इस्तेमाल करता था, उस हिस्ट्री के एज को ही हमने क्या बोल दिया, पाषाण युग के नाम से बोल दिया। पाषाण मतलब पत्थर। तो शुरू में हमारे पास आज की डेट में जो वेपन्स है वो नहीं हुआ करते। आज की डेट में शिकार करने जा रहे हो, गन लिए और शिकार कर दिया। मगर पहले हम किसका इस्तेमाल करते थे, प्रिमिटिव टूल्स, प्राचीन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, नॉर्मल टूल्स का इस्तेमाल करते थे। और पहले आपको देखने को मिलेगा जो नेचर ने क्रिएट किया वही लैंडफॉर्म्स अवेलेबल था। देयर वर ओनली नेचुरल लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय नेचर, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेचुरल लैंडस्केप देखने को मिलेगा, आसपास आपको नेचर ही नेचर देखने को मिलेगा। मगर आज की डेट में देखो, आज की डेट में तो हमने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। आज की डेट में तो नेचर को हम खत्म करते जा रहे हैं, हमारे द्वारा जो चीज़ें बनाई जा रही हैं वो देखने को मिल रही है। देखो आप जगह जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मार्केट देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, और बड़े बड़े बढ़िया रोड, फ्लाईओवर्स, ये सारी चीज़ आज की डेट में देखने को मिलेगी। मगर पहले क्या था, सिर्फ नेचुरल चीज़ें हुआ करती थी, आज भी है, मगर अब हम नेचर को क्या करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन को और भी नाम दिया गया है। पहला नाम है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो यार यहाँ पे नाम से ही पता चला, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करेगा ह्यूमन कंडीशंस को कि कैसे रहना है आपको, ठीक है। और एक को नाम है द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी। द कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी मतलब अब यहाँ पे हम पूरी तरह से अपनी नेसेसिटीज़ के लिए किस पे डिपेंडेंट है, पूरी तरह से अपनी नेसेसिटीज़ के लिए, ज़रूरतों के लिए हम नेचर पे डिपेंड है। तो ये दो नाम हो रहे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के, ठीक है। इस थ्योरी के कौन कौन सपोर्टर हैं, दो व्यक्ति सपोर्टर हैं, एक तो हैं रेटजेल और दूसरे हैं एलन-सी सैंपल। पहले कौन है, रेटजेल, और दूसरे हैं एलन-सी सैंपल। रेटजेल भाई साहब की बात करें तो ये कहाँ से हैं, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। एलन-सी सैंपल कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से बिलोंग करते हैं, है ना। रेटजेल को हम एक नाम और दिया गया है, इनको बुलाया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है किसको, रेटजेल को, है ना। एलन-सी सैंपल ये इसी की डिसिपल थी, इसी की शिष्य कह सकते हो, स्टूडेंट कह सकते हो रेटजेल के, ठीक है। तो इन दोनों ने सपोर्ट किया नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, या हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को सपोर्ट किया। अब एक वर्ड में अगर कोई पूछे या एक लाइन में कोई पूछे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, तो जब नेचर डोमिनेट करता है ह्यूमन बींग्स को, उसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। When nature dominates over human beings, ये कंडीशन क्या कहलाती है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब मान लो पेपर में आ जाए, 4 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ जाए, बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का कैसे नेचुरलाइजेशन हुआ उसको समझाइए। अब ध्यान देना, नेचुरलाइजेशन, नेचर डोमिनेट करेगा यहाँ पे किस पे, ह्यूमंस पे। अगर यहाँ पे आ जाए ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर तो ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं, ऐसे समझ लेना, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है और इसी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो इस पर अगर क्वेश्चन आता है बड़ा तो इसको ऐसे लिखना है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस रेफर्स टू द ह्यूमन कंडीशन व्हेन ह्यूमन एक्शंस वर डिक्टेटेड बाय नेचर एंड इट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब है जहाँ पे ह्यूमन की कंडीशन जो है, ह्यूमन कैसे रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा, ह्यूमन के जो एक्शंस हैं इन सबको कौन डिक्टेट कर रहा है, इनको डिक्टेट कर रहा है नेचर। तो ये कंडीशन और क्या कहलाती है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहलाती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे ह्यूमन को डायरेक्टली गाइड और डिक्टेट किया जा रहा है नेचर के द्वारा, तो यही कहलाता है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। पहले के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा हम बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हुआ करते थे, प्राचीन हुआ करते थे, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत लो हुआ करता था, और इंसान नेचुरल फोर्सेस को समझ नहीं पाता था, नेचुरल फोर्सेस के बारे में, नेचुरल लॉज के बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी। इसलिए हम नेचर से डरते थे, और नेचर से डरने के साथ साथ हम नेचर की पूजा करते थे। आप देखो आज भी हम नेचर की पूजा करते हैं। तो पहले हमें जानकारी तो थी नहीं, नेचर से घबराते थे, डरते थे, इसलिए नेचर की हम पूजा करते थे। आपको देखने को मिलेगा नेचुरल वर्शिप, तभी से कॉन्सेप्ट आया था नेचुरल वर्शिप। पहले और ज़्यादा
देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, हम नेचुरल गॉड्स की पूजा करते थे, हम सन की पूजा करते थे, मून की पूजा करते थे, हम ट्रीज की पूजा करते थे, हम जानवरों की पूजा करते थे। हम आज भी देखो सांप की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, धरती माँ को स्पर्श करते हैं सुबह उठते ही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया, वहीं से डेवलप हुआ। तो पहले हमें नेचर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, नेचर हमें डिक्टेट कर रहा है, हमें बता रहा है कि आपको कैसे रहना है, इसलिए हम नेचर से डरते भी थे, नेचर के भय से डरते थे, और इसीलिए हम नेचर की वर्शिप भी करते थे। शुरू में आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन हो या नेचर हो, दोनों आपस में कंप्लीट हार्मनी, एकदम मिलजुल के रहते थे, और नेचर जितना प्रोवाइड करता था, मतलब इंसान की सारी ज़रूरतें जो हैं नेचर से फुलफिल हो जाती थी। मगर आज की डेट में आप देखो, हम नेचर को क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं अपनी ग्रीड्स के लिए, अपने लालच के लिए हम नेचर को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। मगर पहले इतना नहीं था, पहले इंसान मतलब बस अपने सबसिस्टेंस लेवल तक ही मतलब यूज करता था, जितनी ज़रूरत है उतना नेचर से उसको मिल जाता था, ठीक है। तो इंसान शुरू में नेचर के साथ बिल्कुल शांति तरीके से रहता था, हार्मनी में रहता था, और पहले इंसान नेचर को एक पावरफुल फोर्स समझता था, इसलिए उसका आदर करता था और उसको कंजर्व भी करता था, उसको बचा के भी रखता था, उसकी पूजा भी करता था। तो दे डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज टू सस्टेन देमसेल्फ। तो इंसान जो है पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहता था, ताकि उसको वो रिसोर्सेज मिल सकें जिससे वो जी सके। अब रिसोर्सेज में क्या, फूड की सारी मतलब नीड्स कहाँ से, नेचर से पूरी हो रही हैं, शेल्टर की सारी नीड्स कहाँ से पूरी हो रही हैं, नेचर से पूरी हो रही हैं, रहने के लिए घर के लिए सारी नीड्स कहाँ से हो रही हैं, नेचर से पूरी हो रही हैं। तो ऐसी सोसाइटीज़ के लिए, पुरानी जो सोसाइटीज हुआ करती थी, जिनको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी जो हुआ करती थी, वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए, फिजिकल एनवायरनमेंट को मानते थे मदर नेचर, या ऐसी सोसाइटीज के लिए फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो क्या बन जाता है, मदर नेचर बन जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखा जैसे सेंट्रल इंडिया, मतलब बीच वाला जो भारत है, यहाँ पे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग हैं जो जिनको हम कहते हैं ट्राइब्स, वो जो हैं महुआ के जो फ्लावर हैं उनको खाती हैं, है ना। उनकी लीव्स ऑफ ग्रासेस, घास की जो मतलब लीव्स हैं, रूट्स ऑफ एडिबल प्लांट्स, ये अवेलेबल है फॉरेस्ट में, इनको भी खाते हैं। मतलब अपने खाने पीने के लिए पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। साथ के साथ में पलास और साल की जो ट्री है उनको शेल्टर के लिए इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारी यहाँ हर्ब्स पाई जाती हैं, जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, उनको बीमारियों से मतलब निपटने के लिए यूज करते हैं, और वो नेचर की वर्शिप भी करते हैं और नेचर के प्रति दयालु भी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे मतलब आपको देखने को मिल रहा है जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, ट्राइबल जो हैं, पूरी तरह से रहने के लिए, खाने के लिए, अपने इलाज के लिए पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है, पूरी तरह से नेचर पे डिपेंड है। यही है हमारा कॉन्सेप्ट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इसी को हम बोल सकते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो दे रखा है ह्यूमन ज्योग्राफी का, उसका एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके बारे में हम जानेंगे क्या है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्वायरमेंट किसी चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है, इन्वायरमेंट बता रहा है कि यार हमारे हिसाब से ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जब हमारा शुरुआत में इंसान ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, जब हमारा इंसान जब शुरू में अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर रहा था, जब टेक्नोलॉजी का अभाव था, उस समय की बात की जा रही है। या आप कह सकते हैं एक प्रकार से प्रिमिटिव इंसान की बात की जा रही है, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात की जा रही है। तो इनिशियल डेवलपमेंट में जब इंसान ने मतलब चलना फिरना स्टार्ट किया था, सीखना स्टार्ट किया था, इस दुनिया में जब इंसान आया था, तो शुरू में आपको देखने को मिलेगा जो इंसान था वो जनरली हमारे मदर नेचर से कनेक्टेड था, नेचर के हिसाब से चलता था, नेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, नेचर के अकॉर्डिंग ही अपनी मतलब सारी एक्टिविटीज़ करता था। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक थ्योरी है जिसमें मतलब इसका मतलब यही है कि जो इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट मतलब हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं, हमारे आसपास जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स में जैसे अपना क्लाइमेट हो गया, फिजिकल फीचर्स में लैंडफॉर्म्स हो गए, लैंडफॉर्म्स में जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स। तो हमारे आसपास का जो क्लाइमेट है, हमारे आसपास का जो लैंडफॉर्म है, वो हमारी लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। हमारी सोसाइटी किस तरह की होगी, हमारा कल्चर किस तरह का होगा, इन चीज़ों को कौन डिटरमाइन करता है, इन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो 1-2 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है, तो कई अगर छोटी डेफिनेशन पूछे तो इसको लिख के आ जाना आप कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज द बिलीफ that environment, most notably its physical factors such as landform and climate, determines the pattern of human culture and
सोसाइटल डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें फिजिकल फैक्टर है, एनवायरनमेंट मतलब जिसके फिजिकल फैक्टर जैसे लैंडफॉर्म और क्लाइमेट ये डिटरमाइन करेंगे ह्यूमन कल्चर को और सोसाइटी के डेवलपमेंट को। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाई फिजिकल एनवायरनमेंट है। हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म के अनुसार हमारे जो इंसान का जो बिहेवियर है, इंसान का जो चाल चल है, इंसान का जो मतलब कल्चर है, उसको कौन डिटरमाइन करेगा? नेचर डिटरमाइन करेगा। नेचर के हिसाब से मतलब इंसान चलेगा, ना कि इंसान के हिसाब से नेचर। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में जो एनवायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक डोमिनेंट फोर्स है। इन्वायरमेंट क्या है? डोमिनेंट फोर्स है। और इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है। इन्वायरमेंट क्या करता है? इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है। किस पर डोमिनेट करता है? ह्यूमंस पर डोमिनेट करता है। ह्यूमंस पर दबदबा रहता है इन्वायरमेंट का। वैसे देखी जाए तो हमेशा इन्वायरमेंट का ही दबदबा रहेगा। किस पर? ह्यूमंस पर। कभी भी इन्वायरमेंट से हम कभी भी प्रकृति से आगे नहीं जा सकते। खैर यही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, अपनी बुक में ये चीज़ दे रखी है, देख लो बेटा। इन द अर्ली स्टेजेज ऑफ इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई इट। जब हमारा शुरुआत का टाइम था डेवलपमेंट का, जब हमने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, तो हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे। और जो शुरू का जो इंसान था वो नेचर के डिक्टेट को फॉलो करता था। नेचर जैसा मतलब कहता था, नेचर जैसा मतलब चाहता था, उसी के हिसाब से इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआत में हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। शुरुआत में नेचर जैसा हुआ करता था उसी हिसाब से हम रहते थे। नेचर अगर हमको अलाउ नहीं कर रहा है कुछ चीज़ों को, तो उसके हिसाब से हम नहीं रह पाते थे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हुआ करती थी पहले, जैसे बर्फ़ के घरों में रहना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था, बर्फीले प्रदेशों में रहना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। जैसे ही हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हम मतलब बर्फ़ के मतलब एरिया में भी रहने लग गए। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ें पहले हमारे लिए इम्पॉसिबल हुआ करती थी, जहाँ पर एनवायरनमेंट डोमिनेट करता था, वो चीज़ें आज तो पॉसिबल हैं। मगर इनिशियल जब डेवलपमेंट हो रहा था, इनिशियली आपको देखने को मिलेगा हर जगह पर नेचर का दबदबा हुआ करता था। दिस इज बिकॉज ऑफ लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटल डेवलपमेंट वाज प्रिमिटिव। तो शुरुआत में जो इंसान था, इंसान के सोसाइटी का डेवलपमेंट बहुत कम था, प्रिमिटिव स्टेज पर था, प्राचीन स्टेज पर था। और शुरुआत में हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी अभाव था, इसलिए हम नेचर के हिसाब से रहते थे। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वॉज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये जो पुरानी जो ह्यूमन सोसाइटीज है, ध्यान देना, पुरानी जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं और नेचर के बीच में जो आपको ये इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर सोसाइटी प्रिमिटिव है, ह्यूमन की लेवल ऑफ डेवलपमेंट लो है, मगर नेचर कैसा स्ट्रॉन्ग है, इसी को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एट दैट स्टेज very low technological development we can imagine the presence of naturalized human who listen the nature was afraid of its fury and worshipped it। तो बेटा आपको इससे पता चल जाएगा कि शुरू में जब इंसान ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, शुरू में इंसान ने जब ग्रो करना स्टार्ट किया था, उस समय पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत कम था। और उस समय पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन जो था, ह्यूमन क्या हो गया था? नेचुरलाइज्ड हो गया था। ह्यूमन नेचुरलाइज्ड होने का मतलब है ह्यूमन नेचर के हिसाब से चल रहा था, ना कि नेचर ह्यूमन के हिसाब से। शुरू में क्यों ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। शुरू में इंसान जो था नेचर से बहुत ज़्यादा डरता था, नेचर के प्रकोप से डरता था। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा शुरू में इंसान नेचर की बहुत ज़्यादा पूजा करता था। नेचर के आसपास जितनी भी नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी पूजा करता था। इंसान एयर की पूजा करता था, इंसान वाटर की पूजा करता था, इंसान अग्नि की पूजा करता था, इंसान वायु की पूजा करता था, इंसान पानी की पूजा करता था, इंसान पेड़ पौधों की पूजा करता था, जानवरों की पूजा करता था। तो इतना ज़्यादा मतलब इंसान क्या हो चुका था? नेचुरलाइज हो चुका था। इंसान क्या करता था? नेचर के हिसाब से अपने आप को ढाल के रखता था। तो नेचर एक पावरफुल फोर्स हुआ करती थी जिसको वर्शिप किया जाता था, आदर किया जाता था और कंजर्व किया जाता था पहले के टाइम पर। तो शुरू में जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो कैसी थी? वो थी नेचुरलाइज ह्यूमन था। और शुरू में जो डेवलपमेंट का लेवल था बहुत कम लेवल डेवलपमेंट का था, ठीक है। और हम किसके हिसाब से रहते थे? नेचर के हिसाब से रहते थे। सो देयर इज ए डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। तो शुरू में जो इंसान था अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए भी, अपने रहन सहन के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी किस पर डिपेंड रहता था? नेचर पर डिपेंड रहता था। तो कुल मिला के बात यह की जा रही है कि हर जगह पर आपको डोमिनेंस किसका देखने को मिलेगा? नेचर का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। द फिजिकल फैक्टर्स फॉर सच सोसाइटीज बिकम मदर नेचर। ये जो आसपास के जो फिजिकल फैक्टर हैं पुरानी ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या बन जाते हैं? एक मदर नेचर की तरह काम करते हैं। तो ये है बेटा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अगर एक नंबर में आए तो एक नंबर में आप ये डेफिनेशन लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक है। 1.5 नंबर में एक्सप्लेन करने को आए, 1.5 नंबर में बस इतना लिख देना, यहाँ पर आपका चल जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा, अगर मैं इसको सम करूँ, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी थ्योरी है जहाँ पर यह बताया जा रहा है
कि जब इंसान ने शुरू में डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया था, इंसान जब शुरू में इस दुनिया में आया था, तो वो मेनली किस पे डिपेंड रहता था, मेनली नेचर पे डिपेंड रहता था। नेचर ही उसको खाने पीने की, पहनने की, रहने की चीज़ें देता था। इसलिए इंसान जो था, आपको देखने को मिलेगा, नेचर का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था, नेचर के हिसाब से ही रहता था। जैसा नेचर होता था, जैसा आसपास का क्लाइमेट होता था, जैसे आसपास की फिजिकल कंडीशंस हुआ करती थी, उसी हिसाब से इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता था। तो यही है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट डोमिनेट कर रहा है, नेचर डोमिनेट कर रहा है ओवर दी ह्यूमन बींग्स। और इस समय जो इंसान था वो कैसा इंसान था? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था। कैसा था? नेचुरलाइज्ड ह्यूमन था। इंसान ने अपने आप को नेचर के हिसाब से रहने पर मजबूर कर लिया था। ये है हमारी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्की एजुकेशन, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। और इसका टॉपिक है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म थ्योरी। हालांकि इसका शॉर्ट में वीडियो में डाल चुका हूं पॉसिबिलिज्म। और इससे पहले एक टॉपिक हमने किया था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस जो है नेचर के हिसाब से रहते थे, जिसको हम बोलते थे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। उसका एकदम अपोजिट है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। तो दोनों लेक्चर को आप एक साथ देखें, तो पहले वाले लेक्चर को जरूर देखें, जहां पे मैंने पढ़ाया हुआ है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, या इसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब हम देखेंगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, या इसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। तो कंपेयर करोगे तो बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। तो पहले हम थोड़ा समझते हैं इसको, फिर कैसे लिखना है पेपर में आपको वो हम देखेंगे। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब, देखो पहले क्या था, उसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि पहले इंसान जो था, ह्यूमन बीइंग था, वो नेचर को फॉलो करता था। मैं थोड़ा उसको रिलेट कर रहा हूँ आपको। पहले इंसान जो था नेचर को फॉलो करता था, इंसान को नेचुरल लॉज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ह्यूमन जो इंटेलिजेंस का लेवल था बहुत कम था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल बहुत डेवलपमेंट बहुत कम था, टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं। तो पहले हम बिल्कुल प्रिमिटिव लाइफ जी रहे थे। इंसान की सोसाइटी कैसी थी? प्रिमिटिव सोसाइटी थी। मगर जैसे जैसे समय गुजरता गया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय गुजरने के बाद इंसान जो है अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानने लगा, और नेचुरल लॉज के बारे में इंसान को जानकारी होने लगी। जैसे ही नेचुरल लॉज के बारे में इंसान को जानकारी होने लगी, तो इंसान ने टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। क्या डेवलप करना स्टार्ट कर दिया? टेक्नोलॉजी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। और टेक्नोलॉजी डेवलप करके अब इंसान वो काम कर रहा है। पहले नेचर से हम डरते थे, पहले नेचर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, हम नेचर के हिसाब से चलते थे। अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से पहले जो नेचुरल बैरियर्स लगा रखे थे नेचर ने, उनको हमने क्या कर लिया? ओवरकम कर लिया है। आज की डेट में इंसान इतना ज्यादा, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस कर लिया। आप देखो, नेचर से हम कभी जिंदगी में कभी भी नहीं जी सकते, मगर अगर कंपेयर करें उस वाली थ्योरी से, तो ये थ्योरी कहती है कि ह्यूमन आर सुपीरियर देन नेचर। इस थ्योरी के अनुसार ह्यूमन जो है नेचर से सुपीरियर है। अब नेचर से इतने ज्यादा घबराते नहीं, हालांकि एक अर्थक्वेक आने दो या फिर सुनामी आने दो, कुछ भी आने दो, आपको पता है कितना लॉस होता है। मगर इंसान अब पहले की तरह इतना नेचर से घबराता नहीं है। आज की डेट में सोसाइटी मॉडर्न हो चुकी है। आज की डेट में नेचर और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरेक्शन है बहुत ज्यादा हो चुका है। आज आप देखो, हम मून पर पहुंच चुके हैं, हम मार्स पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले जो बाधाएं थी ना हमारी और नेचर के बीच में, अब वो बहुत कम हो गई है, राइट। आज की डेट में इंसान का इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हमें अब नेचुरल लॉज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हो गई है। पहले नेचुरल लॉज के बारे में जानकारी नहीं थी। अब जब नेचुरल लॉज के बारे में जानकारी हो गई है, तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हाईफाई हो गया है ना। अब इंसान जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने में लगा हुआ है। अपने आसपास अपने इम्प्रिंट्स छोड़ रहा है, अपनी छाप छोड़ रहा है, नई नई चीजें डेवलप कर रहा है, नए नए डेवलपमेंट करता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इंसान जो भी कर रहा है आज की डेट में किसकी मदद से कर रहा है? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कब डेवलप कर रहे हैं? जब हमें अपने नेचुरल लॉज के बारे में पता लग रहा है। आज की डेट में इंसान बहुत सारे कल्चरल लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर रहा है। कल्चरल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? ऐसे लैंडफॉर्म्स जो इंसान के द्वारा या ह्यूमंस के द्वारा क्रिएटेड होते हैं, उनको कल्चरल लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो अपने आसपास आपको जो भी दिखाई देता है, मार्केट दिखाई देता है, रोड दिखाई देते हैं, रेलवे दिखाई देती है, एरोप्लेन्स दिखाई देते हैं, है ना, या जितने भी शहर दिखाई देते हैं, ये सब क्या है? कल्चरल लैंडफॉर्म्स हैं जो इंसान के द्वारा क्रिएट किए गए। ठीक है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हो। इंसान ने जैसे ही डीएनए के बारे में पता लगाया, जेनेटिक्स के बारे में पता लगाया, तो अब हम बहुत सारी बीमारियों पर विजय हासिल कर पाए, है ना। डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अपने सेल के अंदर पाया जाता है ना। और जेनेटिक्स एक ब्रांच है साइंस की, बायोलॉजी की ब्रांच है, जहाँ पे हम हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। तो इनके बारे में जैसे ही हमको जानकारी होने लगी, तो हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लगा पाए। दूसरा है, जैसे ही हमें फ्रिक्शन और हीट के बारे में पता चला, फ्रिक्शन और हीट, है ना, तो हम आग की डिस्कवरी कर दी। किसकी डिस्कवरी कर दी? आग की डिस्कवरी कर दी। ये यहाँ पे इसको हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं,
फ्रिक्शन और हीट की वजह से हम डिस्कवर कर पाए फायर को। ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट वहां से हटा देना, ठीक है, ये एडिशनल है। इसके अलावा एरोडायनेमिक्स के लॉज के बारे में जैसे हमें पता चला, उनको यूज करके हमने अब ऐसे प्लेन्स बना दिए जो बहुत तेज गति से मतलब उड़ पाते हैं। इसमें कौन से लॉ काम कर रहे हैं? लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स, इनका यूज करके हमने फास्टर प्लेन्स बना दिए, ठीक है। इवन आप देखो हमने सैटेलाइट्स भी डेवलप कर दिए। क्या डेवलप कर दिया आज की डेट में? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी डेवलप कर दिए। अब ये जो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है, इसके और नाम दिए गए, इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, या इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। पहले इंसान जीता था, कंडीशन पहले जो थी वो थी एब्सोल्यूट नेसेसिटी, हम एनवायरमेंट के हिसाब से जीते थे। मगर आज की डेट में हम किस सिचुएशन में जी रहे हैं? अब हम जी रहे हैं कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम। अब इंसान के पास पूरी फ्रीडम है, मगर ये फ्रीडम है ना बड़ी डेंजरस है। आज की डेट में इंसान अपने आप को कुछ, अपने आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करता जा रहा है। आप देखो हमने डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट को हमने खत्म कर दिया है, और जब फॉरेस्ट खत्म होंगे तो आप सोचो CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो चारों तरफ तबाही तबाही। इवन आज की डेट में एक समस्या चल रही है क्लाइमेट चेंज। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान सोच रहा है कि भैया अब तो मेरे पास एब्सोल्यूट फ्रीडम है, अब तो मेरे पास टेक्नोलॉजी, अब मैं जो मन में आएगा वो करूंगा। नहीं भाई, ऐसा भी नहीं करना है। इसीलिए तो नया कॉन्सेप्ट आया नियो डिटर्मिनिज्म वाला। इसीलिए कौन सा कॉन्सेप्ट आया? नियो डिटर्मिनिज्म, कि आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट नेसेसिटी की कंडीशन में भी नहीं जीना है, एब्सोल्यूट फ्रीडम की कंडीशन में भी नहीं जीना है, आपको बीच का रास्ता निकाल के चलना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर को पॉसिबिलिज्म और एब्सोल्यूट फ्रीडम। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले दो ज्योग्राफर्स, लुसियन फेब्रे और दूसरा है विडाल डी ब्लाच, है ना, फ्रेंच है ये ना। तो ये अब एक लाइन में अगर पूछ ले कि भैया ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या है या पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या है, कि जहां पे ह्यूमन डोमिनेट कर रहा है ओवर नेचर, जहां पे ह्यूमन नेचर के ऊपर डोमिनेट करता है उसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। अब क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए, एक्सप्लेन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, तो क्या लिखोगे? तो ये लिख देना आप, है ना, कि पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड द फोर्सेस ऑफ नेचर विद द पासेस ऑफ टाइम। समय गुजरने के साथ साथ इंसान ने अपने एनवायरनमेंट को समझना स्टार्ट कर दिया, और इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको समझना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इंसान का सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ तो इंसान बेटर और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप करने लग गया। अब जो इंसान है वो स्टेट ऑफ नेसेसिटी की कंडीशन से आ गया है स्टेट ऑफ फ्रीडम। अब इंसान को पूरी तरह से एनवायरमेंट पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब इंसान विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत आगे चला गया है, स्टेट ऑफ फ्रीडम में आ गया है। अब जो मन में आ रहा है इंसान वो कर रहा है। दे क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट है। हमारे आसपास जो भी एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करके इंसान पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। द ह्यूमन एक्टिविटीज क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप्स। ह्यूमन एक्टिविटी जो है आज की डेट में कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर रही है। कल्चरल लैंडस्केप मैंने बताया था, ऐसे लैंडस्केप जो किसके द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं। द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज आर, इम्प्रिंट्स का मतलब है एक प्रकार से छाप, क्या कह सकते हैं? छाप या निशान। इंसान की जो एक्टिविटी है उनके क्या क्या निशान है आपको देखने को मिलेगा अपने आसपास। ह्यूमन रिसोर्स, बड़े बड़े अर्बन स्प्रॉल्स मतलब अर्बन एरियाज, फील्ड्स, ऑर्चार्ड्स, पास्चर इन प्लेन्स, रोलिंग हिल्स, पोर्ट्स ऑन द कोस्ट, सैटेलाइट इन द स्पेस। ये सारी चीजें किसके द्वारा क्रिएट की गई हैं? सारी चीजें ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट की गई हैं। यही शो करता है कि यही है हमारे कल्चरल लैंडस्केप, और इंसान अब टेक्नोलॉजी की मदद से अपने आसपास की चीजों को भी क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है इंसान, ठीक है। द अर्लियर स्कॉलर्स टर्म दिस पॉसिबिलिज्म। पुराने जो हमारे पहले के जो विद्वान थे, उन्होंने जब इंसान ने ऐसे अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आसपास कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। पहले की तरह इंसान अब नहीं जी रहा है, प्रिमिटिव लाइफ नहीं जी रहा है, अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने आप को बेटर से बेटर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज को स्कॉलर्स ने क्या बोला? पॉसिबिलिज्म, ठीक है। तो नेचर क्या कर रहा है? हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, ह्यूमन बींग इनका यूज करता है, और धीरे धीरे ह्यूमन बींग के हिसाब से ये नेचर जो है ह्यूमनाइज होता जा रहा है। स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो आज की डेट में जो नेचर है वो धीरे धीरे इंसान को क्या कर रहा है? इंसान के हिसाब से रहना स्टार्ट कर रहा है, और साथ के साथ में इंसान के जो प्रयास हैं इनको भी नेचर क्या कर रहा है? धीरे धीरे झेलना स्टार्ट कर रहा है, फील कर रहा है, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। 3-4 पॉइंट याद रखना, मेन तो मैं बता ही देता हूँ। इसी को हम बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे? ह्यूमन जो है ह्यूमन सुपीरियर है, देन नेचर। आज की डेट में लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हाई है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की हाई होने की वजह से अब इंसान क्या कर रहा है? कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर रहा है, और नेचर जो है अब इंसान के हिसाब से एक प्रकार से रह रहा है, मतलब इंसान के इम्प्रिंट्स को झेल रहा है। बस इतना ही लिखना है इस थ्योरी में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है पॉसिबिलिज्म। क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 3 अप्रोचेस दे रखी हैं
ह्यूमन और नेचर के बीच में जो अप्रोच है उसको स्टडी करने की, सबसे पहली थी आपकी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दूसरी है आपकी पॉसिबिलिज्म, तीसरी है आपकी नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो तीनों अप्रोचेज की बात करें तो पहली बात तो मैंने एक वीडियो में बना चुका हूँ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में, दूसरी ये है, तीसरी भी मैंने वीडियो बना दी है जिसको हम बोलते हैं नियो डिटर्मिनिज्म। क्या बोलते हैं? नियो डिटर्मिनिज्म। तीनों के बारे में आपको आना बहुत जरूरी है। देखो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या बताया था मैंने, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक ऐसी अप्रोच है जहां पे ये बताया जाता है कि पहले ह्यूमन और नेचर के अगर हम रिलेशन की बात करें तो पहले नेचर डोमिनेट करता था ह्यूमंस पर, मतलब इंसान नेचर के हिसाब से रहता था, हमें नेचर के बारे में ज्यादा पता था नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना था नहीं, तो हम नेचर के हिसाब से रहते थे, तो नेचर डोमिनेट करता था ह्यूमंस पर, इसी को बोला हमने डिटर्मिनिज्म या एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। फिर समय गुजरा और समय गुजरा तो क्या हुआ, इंसान ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, अब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इंसान जो चाहे वो कर सकता है, इंसान आज की डेट में नेचर पे डोमिनेट कर रहा है, इसी को हमने बोला पॉसिबिलिज्म। और न्यू डिटर्मिनिज्म वाला मैं लेक्चर ऑलरेडी ला चुका हूँ, तो आप कोई भी टॉपिक का नाम डालो, पीछे लकी एजुकेशन डाल दो, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। शुरुआत करते हैं पॉसिबिलिज्म की। तो पॉसिबिलिज्म में पहली चीज ध्यान रखना, जब नेचर में मैन डोमिनेट करता है, व्हेन मैन डोमिनेट्स ओवर नेचर इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। जब मतलब इंसान डोमिनेट करता है नेचर पर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अब डोमिनेट करने का मतलब है कि इंसान के पास आज की डेट में इतनी सारी टेक्नोलॉजी हो चुकी है कि पहले जो चीजें हमारे लिए नामुमकिन हुआ करती थी वो मुमकिन हो चुकी है। ठीक है, द सिचुएशन इन विच देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैज बीन टर्म्ड एज पॉसिबिलिज्म। अब कुछ हमने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर ली है कि अब हम हर केस में हर जगह पर क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। इट स्टेट दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट, ह्यूमन अंडरस्टैंड देयर एनवायरमेंट एंड क्रिएट पॉसिबिलिटीज बाय रिसोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। तो इंसान क्या है आज की डेट में अपने एनवायरमेंट को अच्छी तरह से समझ चुका है और इसी के हिसाब से क्या करता है, पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है, मतलब जहां पे जैसा एनवायरमेंट है उसी के हिसाब से इंसान उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है अपनी नीड्स के हिसाब से। तो पॉसिबिलिज्म बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू नेचर, और पॉसिबिलिज्म में ये भी माना जाता है कि अब ह्यूमन बींग जो है वो नेचर के सबऑर्डिनेट नहीं है, अब नेचर के हिसाब से काम नहीं करेंगे जैसा कि पहले होता था। पहले इंसान किसको फॉलो करता था, नेचर को फॉलो करता था, नेचर के हिसाब से चलता था, मगर आज की डेट में इतनी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर ली, इतनी टेक्नोलॉजी है कि अब हम नेचर के सबऑर्डिनेट नहीं है, ऐसा मानना है किसका, पॉसिबिलिज्म वाली थ्योरी का। तो आज की डेट में आप देखो इंसान ने बहुत सारे कल्चरल लैंडस्केप क्रिएट कर दिए, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट और बहुत सारे अर्बन एरियाज, फील्ड्स, ऑर्चर्ड्स, पोर्ट्स ऑन कोस्ट, सी रूट्स, सैटेलाइट्स इन स्पेस, ये सारे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट है। इंसान ने जगह जगह पर अलग अलग तरह के क्या करते जा रहे हैं, डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, तो यही है पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म में ध्यान रखना, शॉर्ट नोट आ सकता है तो उसमें लिख देना कि जब मैन डोमिनेट करता है नेचर के ऊपर, इसको पॉसिबिलिज्म बोलते हैं। तो आज की डेट में नेचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, उनको इंसान क्या करता है, अपने हिसाब से यूज करता है, यही पॉसिबिलिज्म है, और उसके एग्जाम्पल दे देना। अगर आए मान लो डिफरेंस बताओ पॉसिबिलिज्म और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में क्या डिफरेंस है, तो ये भी आप देख लो, दो दो तीन तीन अंतर देख लेना। पहला पॉसिबिलिज्म, व्हेन मैन डोमिनेट ओवर नेचर इट इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म, और डिटर्मिनिज्म में क्या है, व्हेन नेचर डोमिनेट्स मैन इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। जब नेचर डोमिनेट करता है मैन पर तो उसको डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। पॉसिबिलिज्म क्या है, ड्यू टू इंटेलिजेंस मैन मेक्स चेंजेज इन द नेचुरल एनवायरमेंट, इंटेलिजेंस की वजह से इंसान क्या है, आसपास के एनवायरमेंट में चेंजेस कर देता है। मगर डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, डिटर्मिनिज्म असर्ट दैट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, लाइफस्टाइल आर शेप्ड बाय देयर फिजिकल एनवायरमेंट, मतलब इंसान का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको कौन डिसाइड कर रहा है, फिजिकल एनवायरमेंट, ये कौन कहता है, डिटर्मिनिज्म वाली थ्योरी कहती है। देयर आर लिमिटेशंस टू चेंजेस मेड बाय मैन इन नेचर, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, हम हर जगह पर चेंजेस नहीं कर सकते पॉसिबिलिज्म में, ठीक है। और देयर आर नो लिमिटेशंस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, और यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, नेचर जो चाहे वो कर सकता है, नेचर को कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये डिफरेंस है पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही शानदार टॉपिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नियो डिटर्मिनिज्म। क्लास 12 की ज्योग्राफी और आपका चैप्टर नंबर 1 है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, और बुक है हमारी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये जो टॉपिक है आपका मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपके क्लास टेस्ट हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इस वाले टॉपिक में से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ज्योग्राफी को पढ़ने की कुछ अप्रोच है, उसमें से एक अप्रोच है आपके नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं, क्या है नियो डिटर्मिनिज्म, किसने दिया, वी विल
डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है, ये जो नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्रिफ्थ टेलर। ये भाई साहब है आपके ग्रिफ्थ टेलर, इन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। देखो मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ, हालांकि मैंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ, तो आप उसको जरूर देखें। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है, ठीक है। ज्योग्राफी की स्टडी करने की 3 अप्रोचेज यहाँ पे दे रखी है। 3 अप्रोचेज है जो ज्योग्राफर्स ने स्टडी करने के लिए दी है। पहली अप्रोच है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। दूसरी अप्रोच है पॉसिबिलिज्म और तीसरी अप्रोच है नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। हल्का सा मैं अंतर बता देता हूँ। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वो अप्रोच है जहां पर बताया जाता है कि इन्वायरमेंट डोमिनेट करता है ओवर मैन। पहले के टाइम पे, शुरुआत में एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, हम इन्वायरमेंट के हिसाब से रहते थे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से इंसान को रहना पड़ता था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत लो था। तो मतलब पहले नेचर का बड़ा दबदबा हुआ करता था, नेचर डोमिनेट करता था ओवर ह्यूमन बींग्स। तो ये है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। समय गुजरा, धीरे धीरे आपने देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी का लेवल बढ़ने लगा, टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी और फिर हमने इन्वायरमेंट पर विजय हासिल करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि हम कभी भी कितना भी प्रोग्रेस कर ले इन्वायरमेंट में तो विजय हासिल नहीं कर सकते, मगर फिर भी कंपेरेटिवली पहले की तुलना में अब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फेस कर सकते हैं। और ऐसी कंडीशन आ गई कि इंसान ने इन्वायरमेंट में डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ह्यूमन डोमिनेट्स ओवर दी नेचर, उसको बोला पॉसिबिलिज्म। अब पॉसिबिलिज्म में दिक्कत क्या है कि अगर इंसान ज्यादा डोमिनेट करता जाएगा तो नेचर में अनबैलेंस हो जाएगा, नेचर में गड़बड़ी हो जाएगी, नेचर को हम बहुत ज्यादा हार्म कर देंगे। नेचर को इतना हार्म कर देंगे कि नेचर में कुछ बचेगा ही नहीं। आज की डेट में तो हम वही तो कर रहे हैं, पॉसिबिलिज्म वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। धुआंधार एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं नेचर का, और इतना एक्सप्लोइटेशन कर दिया है कि फॉरेस्ट ही नहीं बचे, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर दिया है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, समस्या ही समस्या होती आ रही है। तो पहले के टाइम पे तो इंसान डरता था, अब इंसान इतना ज्यादा निडर हो गया कि नेचर को ही बर्बाद करते जा रहा है। अगर ऐसा होता रहा तो फ्यूचर में हमारे लिए समस्या आ जाएगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है नियो डिटर्मिनिज्म। ये कहते हैं भाई साहब, ना तो आपको पूरी तरह से एनवायरनमेंट पे डिपेंड होने की जरूरत है, ना ही आपको फुल फ्रीडम दी जाएगी। आप एक बीच का रास्ता निकालो। आप क्या निकालो? बीच का रास्ता। मतलब आप अपना डेवलपमेंट भी करो और साथ के साथ में नेचर को भी साथ में लेके चलो। आपको नेचर को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट है नियो डिटर्मिनिज्म, ठीक है। इससे संबंधित अब चीज हम देखेंगे, बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला क्वेश्चन कि नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ग्रिफ्ट टेलर, इन्होंने दिया था नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। ये एक मिडिल पाथ है, समझ गए होंगे ना। मिडिल पाथ मतलब बीच के रास्ते की बात कर रहा है। किस किस के बीच में? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच के रास्ते की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका वीडियो में ऑलरेडी ला चुका हूं, आप चेक कर लेना। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म लकी एजुकेशन आपको मिल जाएगा, इसका वीडियो भी सून आपको मिल जाएगा, पॉसिबिलिज्म वाला है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मिडिल पाथ है, किस किस के बीच में? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। अब इन्होंने क्या बताया, ये भाई साहब बता रहे हैं हमारे कि ही डिस्क्राइब दिस कॉन्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से ये मतलब अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब रेड लाइट जल रही हो तो आपको रुक जाना चाहिए। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड लाइट जल रही होती है रुक जाना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि नेचर में रेड सिग्नल मिल रहा है नेचर की तरफ से, आप कहोगे साहब नेचर भी रेड सिग्नल देता है। बिल्कुल देता है भाई। नेचर के रेड सिग्नल का मतलब क्या है? नेचर के रेड सिग्नल का मतलब है जब लगातार तबाही होने लग जाए, लगातार आपको अभी पता चल रहा है ना आपको यार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अभी आपको पता चल रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये सिग्नल ही तो है। ओजोन लेयर में होल हो गया, ये सिग्नल ही तो है। तो ऐसे में आपको रुकने की जरूरत है। रुकने की जरूरत है मतलब क्या है? रुकने की जरूरत का मतलब ये कि आप जो एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो ना नेचर का, उसको रोकने की जरूरत है। आपको अंधाधुंध एक्सप्लोइटेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, एम्बर लाइट मीन्स टू गेट सेट। एम्बर लाइट का मतलब है अब रुक गए, अब आपको पता है नेचर ने बोल दिया ठीक है अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, अब तुम तैयार हो जाओ, है ना। और तीसरा है ग्रीन लाइट मीन्स गो। अब ग्रीन लाइट का मतलब ट्रैफिक में ही पता है, जैसे ग्रीन लाइट जलती है हम चलने लग जाते हैं। यहाँ पर ग्रीन लाइट का मतलब है नेचर कहेगा ठीक है अब भाई आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अब मैंने अपने आप को हील कर लिया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर नियो डिटर्मिनिज्म में इन्होंने ग्रिफ्ट टेलर ने अपने कॉन्सेप्ट को जो ट्रैफिक लाइट वाला कॉन्सेप्ट है नेचर से कनेक्ट करने की बात कही है। कहा है कि अगर रेड सिग्नल है तो आपको रुकने की जरूरत है, आपको एक्सप्लोइटेशन कम करने की जरूरत है, आपको तरीके से चलने की जरूरत है। एम्बर है कि मतलब आप सेट हो जाओ, ठीक है, अब नेचर कह रहा है कि ओके नाउ यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोइटेशन। और फिर ग्रीन लाइट का मतलब है आप बिल्कुल स्टार्ट ही कर दो, अब चलना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे करके इन्होंने कॉन्सेप्ट को दिया। In the same situation, there is a neither situation of absolute necessity nor a condition of absolute freedom. That is why it is known as stop and go determinism. तो भाई साहब नियो डिटर्मिनिज्म कह रहे हैं कि ना तो आपको पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड होने की जरूरत है और ना ही आपको फुल फ्रीडम दी जाएगी। आपको बिल्कुल नेचर जब कहता है रुको तो रुकने की जरूरत है, नेचर कहता है चलो तो चलने की जरूरत है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। एक और नाम क्या है इसका? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। इसका मतलब यह है कि आपको नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है, मगर
इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है और नेचर कह रहा है मॉडिफिकेशन करने की तो ही करना है। तो इट मींस दैट विदाउट हार्मिंग नेचुरल एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स कैन मॉडिफाई नेचर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स व्हेन नेचर परमिट्स दी मॉडिफिकेशंस। तो आपको नेचर को उसी हिसाब से मॉडिफाई करना है जब नेचर कहता है। नेचर कह रहा है कि रुको मतलब रुको, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम इतने सारे कॉन्सिक्वेंस देखेंगे कि भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। ओके, ह्यूमन बींग्स कैन यूज एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग जो है अपने मतलब नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, बट नेचर को हार्म नहीं करना है। इसलिए आज की डेट में कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, फेमस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेम चीजें कही गई हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, पूरा का पूरा यही यूज किया है न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट करके आपको बताना है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, इफ ह्यूमंस डू नॉट कंसीडर डैमेज टू एनवायरमेंट इट वुड लीड टू प्रॉब्लम्स। अगर इंसान ने एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं दिया तो आप देखना फ्यूचर में समस्याओं की बाढ़ आ जाएगी। क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? टुडे डैमेज बाय ह्यूमंस हैज रिजल्टेड। आज की डेट में जो इंसान धुआंधार एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं ना, जो टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसकी वजह से आज की डेट में ग्रीन हाउस इफेक्ट की समस्या है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, मतलब उनका लेवल कम हो रहा है, जमीन डिग्रेड होती जा रही है। तो ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसीलिए न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि भैया हमें बैलेंस रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने की जरूरत है बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट को उतना ही यूज करो जितना एनवायरमेंट परमिट करता है। मैन को ग्रीडी बनने की जरूरत नहीं है, मतलब बस अपना नीड्स फुलफिल करने की जरूरत है। क्योंकि यार इंसान अगर जिस दिन ये समझ जाएगा कि भैया मैं परमानेंट नहीं हूँ, क्यों इतना ज्यादा हाई हाई कर रहे हो, क्यों इतना ज्यादा नेचर को बर्बाद कर रहे हो, जितनी जरूरत है उतना यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ सो दैट यू कैन रिसीव फर्दर नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट। तीन स्कूल ऑफ थॉट हम डिस्कस करने वाले हैं, वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो टॉपिक है आपका क्लास 12th की ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में दिया हुआ है, तो इसको हम कवर करते हैं। और इस चैप्टर के मैं कई टॉपिक करा चुका हूं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट बताए गए और अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग चीजों के बारे में चर्चा करता है। अलग अलग तरह से वो ह्यूमन ज्योग्राफी को बताने की कोशिश करता है कि क्या ह्यूमन ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये जो जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हम डिस्कस करने वाले हैं ये सब बता रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी किधर मतलब ज्यादा फोकस करती है। और अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट के अपने अपने अलग अलग विचार हैं, नाम से पता चला स्कूल ऑफ थॉट मतलब उनके अलग अपने विचार हैं। अगर हम बात करें वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, तो ये सिंपल सी बात है, वेलफेयर पे ज्यादा फोकस करेगा। वेलफेयर मतलब कल्याण, और लोगों का कल्याण कब होगा? जब लोगों को घर मिलेगा, हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तो उनका क्या होगा? वेलफेयर होगा। तो सिंपल बस इतना ही दिया हुआ है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ पीपल। दीज इंक्लूडेड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन। तो वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट यही कहता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो मेन पॉइंट है, मेन जो फोकस है वो किस पर है? सोशल वेलबींग, लोगों का भला होना चाहिए। और भला किस प्रकार से? जरूरतमंदों को घर मिले और जरूरतमंदों को हेल्थ की फैसिलिटीज मिले, एजुकेशन की फैसिलिटीज मिले। तो हेल्थ, एजुकेशन और इन सब चीजों पर फोकस रहता है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, समाज कल्याण हो सके। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है आपका रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। और रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ये प्रभावित है कार्ल मार्क्स के आइडिया से। कार्ल मार्क्स के बारे में आप सबने सुना होगा, इनको इनके जो फॉलोअर है उनको मार्क्सिस्ट बोलते हैं, और कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या बताता है? It employed Marxian theory to explain the basic cause of poverty, deprivation, and social inequality. Contemporary social problems were related to development of capitalism. तो ये कह रहा है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कि आज की डेट में, ध्यान देना, आज की डेट में जो गरीबी है, डेप्रीवेशन मतलब लोग वंचित रह जाते हैं अपॉर्चुनिटी से, सोशल इनइक्वलिटी है मतलब कुछ ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा, कुछ बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, अमीर गरीब के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है। तो गरीबी, डेप्रीवेशन और सोशल इनइक्वलिटी, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए, कारण पता लगाने के लिए रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट यूज करता है मार्क्सियन थ्योरी। ठीक है, मार्क्सियन थ्योरी जो किसने दी? कार्ल मार्क्स ने दी थी। और ये कह रही है, ये मतलब ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट का मानना है कि आज की डेट में जो समाज में जो समस्याएं प्रचलित हैं, आज की डेट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली इनके अनुसार
उनका रीजन है कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट। अब कैपिटलिज्म क्या होता है, आप सबने सुना होगा कैपिटलिज्म के बारे में। जहां पर प्राइवेट कंट्रोल होता है उस सिस्टम को हम कैपिटलिज्म बोलते हैं, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसको हम सोशलिज्म बोलते हैं। तो कैपिटलिज्म का जो ग्रो हो रहा है उसी की वजह से बहुत ज्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है, डिप्रीवेशन बढ़ता जा रहा है, सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ती जा रही है, सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये ज्यादा अटैक करते हैं किस पर, कैपिटलिज्म पर। ये कैपिटलिज्म के सख्त खिलाफ हैं और ये जो है सपोर्ट करते हैं सोशलिज्म या कम्युनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है आपका बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। यहाँ पर बिहेवियर की बात की जाती है, अलग अलग सोसाइटी में आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलेंगी। तो इट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस एंड ऑन परसेप्शन ऑफ द स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस, रिलीजन। मतलब यहाँ पर मेनली फोकस किया जाता है, लोगों के एक्सपीरियंस पर फोकस किया जाता है कि लोग किस प्रकार से रह रहे हैं। अलग अलग सोशल कैटेगरीज में जाना जाता है, अलग अलग सोशल कैटेगरीज मतलब है अलग अलग कास्ट में, अलग अलग रिलीजन्स में लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, उन सब चीज़ों पर यहाँ पे फोकस किया जाता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आपको ऐसे ही वीडियोज आपको मिलते रहें। सो थैंक यू।